हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 4 दिसंबर 2020 और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आज इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से हम डिस्कस करेंगे। एडिटोरियल पेज पे फर्स्ट आर्टिकल है पियर्सिंग द पॉल। अभी फ़िलहाल जैसा कि हमें पता है कि कोविड-19 की वजह से कितनी सारी डेथ हुई हैं, चाहे यूरोप की बात करें, चाहे यूएसए की बात करें, चाहे इंडिया की बात करें, थ्रू आउट वर्ल्ड। ठीक है, तो एक तरीके से बहुत सारे कॉफ़ीन्स यहाँ पे आप देखोगे बहुत फैले हुए मिले, जहाँ ताबूत जिनको बोलते हैं, और उन पर जो कपड़ा एक लगाया जाता है, ब्लैक कपड़ा, उसको बोला जाता है पॉल। ठीक है, तो उसको कहीं ना कहीं छेदने की बात की जा रही है। दैट मीन्स अब वैक्सीन अवेलेबल है। ओके, तो अभी नेक्स्ट वीक से यूके में फर्स्ट स्लॉट या फर्स्ट जो एक कहते हैं ना कि पहली फर्स्ट वैक्सीनेशन होगा, इनोकुलेशन जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो टीकाकरण पहला होगा अभी नेक्स्ट वीक में, तो उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें हमारे काम की हो सकती हैं। ठीक है, देन दिस इज़ अबाउट स्क्यूड जस्टिस, कि किस तरीके से अभी भी वुमेन का रिप्रेजेंटेशन इन जुडिशरी बहुत ही कम है। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए अभी जो हमारे अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि अब जुडिशरी में जो एक एबिसिमल जो रिप्रेजेंटेशन है वुमेन का, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो ये आर्टिकल भी हम देखेंगे। वायरस एंड विजडम, ये आर्टिकल भी देखेंगे। इसमें ये दोनों वायरस से रिलेटेड ही है। फर्स्ट वाला आर्टिकल है, इसमें तो क्या है, थोड़ी यूके स्पेसिफिक चीज़ें बताई हुई है। ठीक है, तो इसको तो चाहे आप खुद से रीड आउट कर लोगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, अभी हम इस पेज पे दो ही आर्टिकल डिस्कस करेंगे, वायरस एंड विजडम और एक है स्क्यूड जस्टिस। ठीक है, दो आर्टिकल्स इस पे। ये विराट हीट आप देख सकते हो, ये जो 12,000 रन विराट कोहली ने अभी बनाए हैं पूरे, वो हमारे काम का बिल्कुल भी नहीं है। मैराडोना के बारे में भी हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इंटरेस्टेड हो फुटबॉल में तो आप देख सकते हो इस आर्टिकल को। इस वाले आर्टिकल का मैंने मोटा मोटा बता ही दिया है। फाइज़र कंपनी के द्वारा और बायो एनटेक कंपनी, जो एक फाइज़र कंपनी तो यूएसए की है और बायो एनटेक जर्मनी की कंपनी है, दोनों मिलकर के फिर बाद में उन्होंने जो वैक्सीन बनाया है, जिसमें ये बताया है कि लॉजिस्टिक का इशू है। ठीक है, क्योंकि उस वैक्सीन को प्रोटेक्ट या प्रिजर्व करने के लिए क्या चाहिए कि -70 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर चाहिए, जो कि इंडिया जैसे कंट्रीज़ में तो अवेलेबल है। इवन डेवलप्ड कंट्रीज़ में ही कुछ एक लेबोरेटरीज़ हैं जहाँ पर ये फैसिलिटी अवेलेबल है। तो ये वाला आर्टिकल तो चलो आप ही देख लेना, ये दो आर्टिकल्स देखेंगे इस पेज पे। नेक्स्ट पेज की अगर बात करें, फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में बहुत पढ़ लिया, और किस तरीके से अभी महाराष्ट्र में अभी एक स्वीट शॉप जिसका नाम कराची स्वीट्स था, उसको बंद करने की बात कही, बोले नाम चेंज करो, पाकिस्तानी नाम है। तो यहाँ पर काउंटर कर रही है राइटर कि भाई पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसे ट्रेडिशंस हैं जिनके नाम इंडियंस हैं, तो आप थोड़ी टॉलरेंस रखो। तो वो चीज़ें आप एग्जाम्पल के तौर पे देखना चाहो तो देख लो, बाकी इतना कुछ है नहीं इस आर्टिकल में। ये वाला आर्टिकल अच्छा है, जिसमें जो जेएनयू यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली, उसमें अभी अपॉइंटमेंट्स में जो घपले हो रहे हैं, जिनकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, उनको कहीं ना कहीं पॉइंट आउट करके राइटर बोल रहे हैं कि किस तरीके से जेएनयू ब्रांड पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है बजाय कि जेएनयू यूनिवर्सिटी के कल्चर पे। ठीक है, देखेंगे इस आर्टिकल को। इस तरीके से 3 आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है स्क्यूड जस्टिस। अब आप देखें तो सबसे पहले एक कोटेशन दे रहे हैं, एक मतलब कोट दे रहे हैं कि जो लेट अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे हुए रूथ बडेर गिन्सबर्ग, उन्होंने कहा था कि वुमेन बिलोंग इन ऑल प्लेसेस वेयर डिसीजंस आर बीइंग मेड। जहाँ जहाँ पर भी कुछ डिसीजन लिए जाते हैं, वहाँ पर वुमेन होनी चाहिए और होती ही हैं। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि आप देखो, जेंडर पैरिटी का होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जब डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ की बात करें, जैसा कि हमारे इंडिया में भी हम डेमोक्रेसी की बात करें, 70 साल से ज़्यादा आज हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी चलते हो गई है, तो आप देखोगे कि हमारी जुडिशरी में इन स्टैंडर्ड्स को अभी तक अचीव नहीं किया जा पा रहा है। हम अभी भी देखेंगे, अभी डेटा आपके सामने आ रहा है कि किस तरीके से हाईएस्ट कोर्ट में अभी तक 7 दशकों में केवल 8 वुमेन जजेस ही हो पाई हैं। मतलब वहाँ पर 8 वुमेन जजेस ही वहाँ पर अपॉइंट हो पाई। आप देखो अपने आप में कितना ग्रेव सिचुएशन है ये। ठीक है, इसके अलावा अगर देखें सुप्रीम कोर्ट की बात करें, अभी करंटली बात करें, तो केवल 2 वुमेन हैं जो जस्टिस हैं, और अभी तक एक भी वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बन पाई है। दूसरी तरफ अगर देखें, वुमेन का अगर रेशियो देखा जाए ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, जो अभी अवेलेबल जजेस हैं या फिर जिनका डेटा अवेलेबल है सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट्स में, तो केवल 7.2% रिप्रेजेंटेशन ही है।
तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने अभी बहुत ही सही किया है कि सुप्रीम कोर्ट को रिमाइंड कराया कि भाई हमारे यहाँ पर जो जेंडर डेफिसिट है ना, उसको आप सही करो, इंडियन जुडिशियल सिस्टम को जेंडर पैरिटी वाइज बैलेंस करो। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ने बेसिकली बोला क्यों है, अभी ये रिटर्न सबमिशन दिया है क्योंकि अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक इंडिविजुअल, एक मेल को एक तरीके से बेल पे फ्री किया है, क्योंकि उस बंदे ने औरतों की जो खुद की एक जो मर्यादा है उसको कहीं ना कहीं उसकी अवहेलना करी है। ठीक है, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, इसको बोला। ये थोड़ा सा लॉ वालों के लिए इंपॉर्टेंट टर्म है, आप भी यूज़ कर सकते हो। तो आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ द वुमेन मतलब वुमेन की इज्जत को या फिर उनको कहीं ना कहीं आप सोसाइटी में डिग्रेड करके दिखाना चाह रहे हो कि हाँ इनकी इज्जत नहीं होनी चाहिए, या फिर कहीं ना कहीं ऐसी कोई स्टेटमेंट दे देते हो जिसकी वजह से उनकी इज्जत पे सवाल उठता है। तो उस वजह से उस आदमी को पहले परेशानी का सामना करना पड़ा, पहले जेल में गया और फिर उसको बाद में बेल प्रोवाइड कर दी। और उसको क्या कहा गया मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा कि भाई जिन फीमेल्स के अगेंस्ट में तूने कुछ बोला है तो उनके घर पे जाओ और राखी बंधवा, कहना मतलब उनको बहन कंसिडर कर। तो इस तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पर 9 वुमेन लॉयर्स एक साथ आती हैं और सुप्रीम कोर्ट जाती हैं कि ये बेल ऑर्डर है ना, ये एक तरीके से आप देखोगे बहुत ही ज़्यादा अपमानजनक है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने या इसको हाई कोर्ट ने बहुत ही कम सिग्निफिकेंट कंसिडर किया है। आप देखोगे वायलेशन हो रहा है, सोसाइटी में हार्मनी होनी चाहिए, जेंडर सेंसिटाइजेशन होना चाहिए, उसको आप देखोगे एक तरीके से वहाँ पर कमतर आका जा रहा है। यहाँ पर ये जो टर्म ट्राइवियलाइज्ड है, इसका मतलब होता है सिंपल सा कि लेस सिग्निफिकेंट कंसिडर किया जा रहा है। तो आप देखो कि आप इसी तरीके का एक ऑब्जर्वेशन सोसाइटी में देखते हो जब वुमेन्स के टुवर्ड्स मतलब वुमेन के टुवर्ड्स जो कैरेक्टर है हमारे यहाँ पर, और आप ये जो बिहेवियर देख पा रहे हो सोसाइटी में कि जहाँ पर सेक्सुअल असॉल्ट भी होते रहते हैं बहुत बार, और कोर्ट प्रोसीडिंग्स के टाइम पर भी बहुत बार देखा जाता है कि जो वुमन होती है इंडिविजुअल या फिर वुमेन जो होती हैं उनके खिलाफ में बहुत गंदे स्टेटमेंट दिए जाते हैं। तो अटॉर्नी जनरल ने जेंडर सेंसिटाइजेशन ऑफ जजेस के लिए और लॉयर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है। और आप देखो इस जजमेंट में जो चीज़ें भी अवॉइड की गई है उन चीज़ों को फिर से अपने आप में अटेंशन देने के लिए कहा है कि भाई आप ऐसी बातें या ऐसी एक्टिविटीज़ मत परफॉर्म करो जो कि पेट्रियार्कल नोशन को शो करे। आप पेट्रियार्की को ऑनर मत दो ज़्यादा। ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आपके पास अवेलेबल है तो हमें ज़रूरत है कि एक बैलेंस आए सोसाइटी में। ओके, इसके अलावा आप देखो वेणुगोपाल जो हैं हमारे अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी पॉइंट आउट की है कि केवल सेंसिटाइजेशन ही है वो काम नहीं करेगा कि हाँ इंस्टीट्यूशन केवल इक्वालिटी के लिए काम कर रहा है तो केवल जेंडर सेंसिटाइजेशन के लिए ही हो। हमें ज़रूरत है कि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है ना हर एक लेवल पे जुडिशरी के एक अर्जेंट अटेंशन देने की ज़रूरत है और उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। तभी हमारे सिस्टम में आप प्रॉपर वे में वुमेन को एक कहते हैं ना कि अच्छा बिहेवियर, उनके वुमेन के टुवर्ड्स अच्छा बिहेवियर ला पाओगे। ठीक है, चाहे वो सेक्सुअल ऑफेंडर्स हों तो उनका ट्रीटमेंट भी उसी तरीके से होना चाहिए जिस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, आप देखो कि जेंडर जस्टिस की बात करें तो इसके बारे में दिसंबर 2012 के प्रोटेस्ट जब वो निर्भया वाला जो केस हुआ था उसके बाद में एक पूरा मूवमेंट चल पड़ा है। उसके बाद में एक पॉलिटिकल लेवल पे भी आप देखोगे तो सोशल लेवल पे भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जेंडर सेंसिटाइजेशन की बहुत बात होती है और कहीं ना कहीं विजिबिलिटी में भी आप देखते हो कि हाँ वाकई में कुछ ना कुछ तो बेटरमेंट हो रहा है। तो पेट्रियार्कल सिस्टम जो हमारे यहाँ पर जड़ें बनाए रख रखा है उसको कहीं ना कहीं ज़रूरत है कि हम चेंज करें। माना कि उसमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा बट चेंजेस लाने की ज़रूरत है। इससे क्या होता है कि अगर अभी करंटली जस्टिस सिस्टम की बात करें, जुडिशरी की बात भी करें तो अभी रिसेंटली आपको पता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ में एक मतलब केस आया था कि उन्होंने अपने वर्क प्लेस पे ही सेक्सुअल हरासमेंट को कंडक्ट किया था। और इसमें सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि सुप्रीम कोर्ट के वो जो चीफ जस्टिस थे वो ही उस मतलब बेंच में या फिर जिस बेंच को ये चेक करना था कि वाकई में यहाँ पर ये सेक्सुअल हरासमेंट का केस सीजीआई के खिलाफ सही है या गलत है, वहाँ पर वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस खुद इन्वॉल्व थे उस बेंच में। तो क्या वाकई में यहाँ पे आपको समझ में
मतलब यहाँ पे एक क्लैरिटी आ रही है ना कि किस तरीके से वो अपने खुद के खिलाफ ही क्यों अगेंस्ट में जाएंगे। तो यहाँ पर ज़रूरत है कि आपको एम्पावरमेंट लाने की ज़रूरत हो, जेंडर राइट के हिसाब से काम करना पड़े, आपको इसको क्रेडिट देने की ज़रूरत है। आपको इस तरीके से देखना पड़ेगा कि आप ब्लाइंड वे में नहीं चल सकते कि आंखें बंद कर ली आगे बढ़ो, नहीं नहीं तो आपसे हिस्ट्री हमेशा सवाल पूछती रहेगी, क्योंकि हमारी जुडिशरी, डेमोक्रेटिक कंट्री में जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। और हमारे प्रिंसिपल में अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी रहती है, जिसमें वो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है उनको डिफेंड करता है, ठीक है। तो हमें ज़रूरत है कि इन चीज़ों को जल्दी से जल्दी टैकल किया जाए। अटॉर्नी जनरल का जो सजेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा प्रॉपर वे में कलेक्ट होना चाहिए, और जेंडर स्क्यू जो देखा जा रहा है, शिफ्ट जो देखा जा रहा है जिसमें कि आप मेल ज़्यादा देख रहे हो फीमेल के कंपैरिजन में, तो उसको हमें बैलेंस करने की ज़रूरत है, अर्जेंट स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है वायरस एंड विजडम। आर्टिकल लिखा हुआ है शाह आलम खान, ये मेडिकल प्रैक्टिशनर है, बोला 20 साल का मेरे पास में एक्सपीरियंस है, और डिजीज़ कैसे क्योर होती हैं, क्या ज़रूरतें होती हैं। तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं राइटर कि एक तो होता है नॉलेज, एक होती है विजडम। देखो नॉलेज तो क्या है कि हमें कोई भी मेडिसिन के बारे में ज्ञान हो गया और उसके बेसिस पे हमने उन पर आप अप्लाई कर दोगे और उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको मिल जाएगा। बट पिछले 50 सालों में जो कुछ एडवांसमेंट हुआ है ना, तो जो नॉलेज ने कुछ किया है ना, वो तो कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर देता है, या फिर प्रेडिक्टेबल वे के अंदर कि हाँ जी इनको वैक्सीन दे दो तो हमारा काम हो जाएगा। बट आप देखोगे कोविड-19 का जब केस आता है, या फिर कोई भी ऐसी पेंडेमिक जो अभी भी परमानेंटली ख़त्म नहीं हो पाई है, तो वहाँ पर केवल नॉलेज काम नहीं करता है, वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है विजडम की। नॉलेज और विजडम वैसे तो एक दूसरे के सिनोनिम में फील होते हैं, बट विजडम में एक चीज़ होती है आपकी और ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग की। नॉलेज में तो क्या होता है कि आपके पास में फैक्ट्स होते हैं, उनके बारे में आपको ज्ञान होता है कि हाँ जी इस वैक्सीन को देंगे तो ये बीमारी नहीं होगी, इस वैक्सीन को देंगे तो ये वाली बीमारी नहीं होगी, आपको ये आइडिया है, ये तो हो गया नॉलेज। अब बात आ जाती है कि किस तरीके से एक और चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाए। जैसे पर्सन ए को आपने वैक्सीन दिया, पर्सन बी को आपने वैक्सीन दिया, पता पड़ा ए की जो नरिशमेंट लेवल है वो बहुत ही पुअर है, वो बहुत ही ज़्यादा कुपोषित है, जबकि बी की अगर बात करो तो वो बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो आप जैसे ही आपने नॉलेज का यूज़ किया तो दोनों को सेम वैक्सीन अप्लाई कर दोगे, तो आपको पता पड़ा बी तो सेफ है, जबकि ए के ज़्यादा, वो वैक्सीन की वजह से ही ए की डेथ हो गई। समझ गए? तो यहाँ पर फिर ज़रूरत पड़ती है विजडम की कि आप और एनालाइज करो, डिटेल ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे ध्यान दो, तब जा करके फिर नॉलेज जहाँ फेल होता है या फिर नॉलेज जहाँ काम नहीं करता, तब हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम विजडम पे ध्यान दें। कोविड-19 का करंट जो पेंडेमिक चल रहा है, इसमें भी ये चीज़ हमें कहीं ना कहीं एक तरीके से रिवील होती हुई दिखाई दे रही है कि नॉलेज की लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी या फिर नॉलेज की जो लिमिट्स हैं वो कहीं ना कहीं एक्सपोज हुई है, जिसमें कि हम देखते हैं कि हाँ भाई कंटेनमेंट इंपॉर्टेंट है, या फिर बीमारी को कैसे रोका जाए जिसकी वजह से कि फर्टिलिटी रेट को रिड्यूस किया जाए। तो आप देखोगे प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं कोविड-19 के लिए। तो अब प्रिवेंशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए तो आपने नॉलेज दिमाग लगा लिया, बट प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है उसमें विजडम की ज़रूरत होती है। एक एक इंडिविजुअल जब सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करे, मास्क लगा करके रखे, और आप देखोगे प्रॉपर सैनिटाइज करके रखे अपनी बॉडी को और अपने आसपास के एरिया को, तो ये प्रॉब्लम आराम से कोविड-19 की जो ट्रांसमिशन की प्रॉब्लम है उसको कंट्रोल किया जा सकता था। बट हुआ क्या, नॉलेज के बेसिस पे सब रेकलेसनेसली घूमते फिरते रहे, और उसका हमें पता है कि क्या हमें नतीजा है, क्या हमने क्या भुगता है अभी तक। ठीक है, चाहे लॉकडाउन का एग्जांपल ले लो, लॉकडाउन जो है नॉलेज बेस्ड ही था कि चलो लॉकडाउन अप्लाई कर दो और कर दो कि हाँ ये बीमारी रुक जाएगी, बट उसके जो साइड इफ़ेक्ट है ना वो ज़्यादा आ रहे हैं। सेम चीज़ हमारे लिए वैक्सीन पर भी अप्लाई होती है कि क्या वाकई में वैक्सीन के बारे में जितना हम बात कर रहे हैं उतना वो इफेक्टिव रह पाएगा, नंबर 1। नंबर 2, उसके साइड के जो स्पिल ओवर्स हैं, साइड इफेक्ट्स जो शो करेगा वो भी तो हमें देखने की ज़रूरत है ना। ठीक है, इसी तरीके से ज़रूरत है कि कोविड-19 वैक्सीन जो आ रहा है ना, ये हमारे लिए ऐसा नहीं है कि परमानेंट कोई रामबाण का काम करेगा, या फिर हम बोलते हैं इंग्लिश में पैनेशिया का काम करेगा। ठीक है,
पिछले हफ्ते की अगर बात करें तो कोविड-19 वैक्सीन के बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं और लगभग 250 के लगभग ओल्ड वैक्सीन्स के बारे में बहुत काम हो रहा है, जिसमें मॉडर्ना का वैक्सीन और एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन और फाइजर का वैक्सीन, ये तो अपने आप में ही मान लो फाइनल स्टेज कंप्लीट कर चुके हैं, केवल अप्रूवल मिल जाए इतना सा वेट कर रहे हैं। जहां पर ब्रिटेन में तो अप्रूवल मिल चुका है फाइजर वैक्सीन को, जो हम बात भी कर चुके हैं ऑलरेडी, और फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूएसए जो है वो अब इमरजेंसी प्रोविजंस के बेसिस पे अब जल्दी से जल्दी ही वैक्सीनेशन को अवेल कराने वाला है। बट यहां पर इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जो राइटर यहां पे कोट कर रहे हैं कि एक इनकी मतलब एक कोटेशन में एक्सपर्ट का नाम ले रहे हैं निट्से, ठीक है। निट्से ने ये कहा एक बार कि होप जो होती है ना, आशा, वो रियलिटी में सबसे बुरा एविल होती है, ठीक है, क्योंकि वो तब तक ही चलती है जब तक इंसान कोई ना कोई पीड़ा का सामना कर रहा होता है, टॉर्मेंट कंडीशन में रहता है, ठीक है, जो सफरिंग का सामना कर रहा होता है। और जैसे ही वो सफरिंग खत्म होती है तो होप भी खत्म हो जाती है। तो वही चीज़ कहीं ना कहीं वैक्सीन के साथ में भी अभी चल रही है। बट ये है कि ये वैक्सीन की टॉक जो है ये केवल कोविड-19 जब तक ख़त्म ना हो तब तक ना रहे। रियलिटी ये है कि ये जो हमारा एक्सपीरियंस है ना, जो हम विजडम गेन कर रहे हैं, वो हमारे साथ में कंटिन्यू बना रहे, जिससे कि हम आने वाली बीमारियों को भी टैकल कर पाएँ। तो जैसे ही एफडीए, फिर आप वापस आते हैं कि एफडीए अप्रूवल दे देगा तो उसके बाद में आगे चलता रहेगा। ये 3 वैक्सीन जो हैं इनको अभी एक्सेप्टेंस मिलने में भी बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ तो चलो ठीक है ये वैक्सीन लगने से इम्यूनिटी डेवलप हो रही है बॉडी में, बट दूसरी तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो देखने को मिलेगी कि एफिकेसी जो है ना वो 95% या इस तरीके से, और फर्स्ट टाइम अप्लाई किया जाएगा ये मासेस पे। तो इस तरीके से इन वैक्सीन्स के साइड इफेक्ट क्या होंगे, एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे, वो भी कहीं ना कहीं चिंता का कारण बने हुए हैं। इसके अलावा अगर आप देखो इन एडवर्स इफेक्ट्स को देखें तो इनका कोई आंसर भी अभी तक नहीं है कि कैसे टैकल किया जाएगा। अगर हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे देखें, जितने भी वैक्सीनेशन के मॉडल देखे गए हैं तो वो फेल एक जगह पर हो जाते हैं कि भाई डिजीज़ का ट्रांसमिशन कैसे रोका जाए। एक इंडिविजुअल की बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तब तक तो ठीक है वैक्सीन काम कर जाएगा, बट एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल तक उसका ट्रांसमिशन कैसे रोका जाए उस पर अभी तक भी सक्सेस नहीं मिल पाई है। क्यों? क्योंकि वैक्सीन तो आपने ए को दिया है ना, तो उसकी बॉडी में तो इम्यूनिटी आ गई, बट वायरस अगर उसकी बॉडी में है और उसका कनेक्शन या उसका कॉन्टैक्ट बी से हो जाता है जिसकी बॉडी में इम्यूनिटी नहीं है, तो बी के लिए तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो गया ना। तो प्रॉब्लम है कि किस तरीके से डिजीज ट्रांसमिशन को रोका जाए। ठीक है, एक मोमेंट्री इम्यूनिटी तो मिल जाएगी, इंजेक्शन लगा चलो ठीक है कि हाँ थोड़ी देर के लिए इम्यूनिटी आ गई, बट अभी आपको पता होना चाहिए कि डबल डोजेस दी जा रही है। जैसे कि मान लो ये एस्ट्राजेनेका वाला है, ऑक्सफोर्ड और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वाला जो वैक्सीन है, इसकी अगर बात करें तो 2 बार जब डोज दी गई है तब जाकर के 90% एफिकेसी आई है। जब एक बार वैक्सीन किया गया है ना तो केवल 70% ही एफिकेसी आई है, एफिशिएंसी आई है। तो इससे तो क्या है, ये तो केवल, और रही सही में कुछ टाइम के बाद में पोस्ट वैक्सीनेशन कुछ टाइम के बाद में जब चेक किया गया तो पेशेंट में एंटीबॉडी नहीं मिली। तो एंटीबॉडीज अगर लंबे टाइम तक ही नहीं चली, केवल वैक्सीन लगाया 2-4 महीने तक चल गया, तो अगर फिर से वायरस अटैक कर दे तब क्या होगा? तो वो चीज़। और दूसरा स्पिल ओवर गेन क्या है भाई, वैक्सीन लगा दिया उसके साइड इफेक्ट क्या होंगे उसके बारे में अभी तो कोई कैलकुलेशन नहीं है। तो हम केवल वैक्सीन पे रिलाई करें, ये अभी भी इतना ज़्यादा कोई कहता ना इफेक्टिव सोल्यूशन नहीं है। इन सभी क्वेश्चंस के जवाब मिलने बहुत ज़रूरी हैं, और इनका जवाब आप देखोगे कि बायोलॉजिकल रियल्म में मिलना ज़रूरी है कि हाँ किस तरीके से बायोलॉजी प्रोसेस काम करेगा। ठीक है, अब इसमें भी आप देखोगे तो इसके अलावा हमें और ज़्यादा काम देखने की ज़रूरत है। देखो, वैक्सीनेशन के जब प्रोग्राम कंडक्ट कराए जाते हैं ना इंडिया जैसे कंट्रीज़ में, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तो केवल वो एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम बायोलॉजिकल प्रोसेस के तौर पे ही नहीं रह जाता है, सोशल फिनोमेना भी होता है वो। वहाँ पर आपको देखना होता है, इंडिया में हम देखते हैं कितना सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स के बेसिस पे डिवीज़न है हमारी सोसाइटी में। एक अपर क्लास है, एक लोअर क्लास है, एक मार्जिनलाइज सेक्शन है, एक प्रिविलेज सेक्शन है। तो वो चीज़ें भी तो बहुत सारी प्रॉब्लम का कारण बनती है ना। और इसको फिर बाद में एक बहुत ही बड़े लेवल पे आप वैक्सीनेशन को कंडक्ट करोगे, मैमोथ एक्सरसाइज अब कंडक्ट करोगे, तो वो चीज़ तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको ज़्यादा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है कि इस एक्सरसाइज की प्रिपरेशन कैसे की जाए।
आपको सोशियो इकोनॉमिक और बायोलॉजिकल फैक्टर्स को ध्यान में देने रखने की ज़रूरत है। आप पूरे मासेज को वैक्सीनेट करना चाह रहे हो तो आपको डेमोग्राफिक वेरिएबल्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है, न्यूट्रिशन स्टेटस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, और इसके अलावा जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है कि हाँ इम्यूनाइजेशन, आप वैक्सीन तो दे रहे हो, जो मैंने एग्जांपल दिया कि एक की बॉडी इतनी कैपेबल ही नहीं है कि वायरस का जो वैक्सीन आप दे रहे हो उसी को उसकी बॉडी झेल पाए, ठीक है, जबकि उसका उल्टा वैक्सीन जो लग गया वो बीमारी ना कर दे, ये भी डर बना रहता है। रही सही में जेंडर वेरिएबिलिटी, जहां पर आज हमारे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की बात की जाए तो जिसमें बच्चों को वैक्सीन दिया जाता है उसमें आप देखोगे लड़कियों की बजाय लड़कों को ज़्यादा वैक्सीनेशन मिल रहा है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा आप देखोगे 189 मिलियन अंडर नरिश्ड इंडियंस है, उनको आप वैक्सीन दोगे तो उनका क्या रिस्पॉन्स आएगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये अपने आप में केस स्टडी में काम आ सकता है आपके, जो अब पेपर 4 में कभी लिखने का मौका मिले तो, ठीक है। इसी तरीके से आप देखो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को चलते 40 साल हो गए, आज 60 से 65% ही केवल कवरेज आ रहा है। तो ये चीज़ आप देखोगे, और आज आप 90% एफिकेसी वाले कोविड 19 के वैक्सीन को आप दोगे तो क्या आप कवरेज लेकर क्या आ पाओगे, दिस इज ऑल्सो बिग क्वेश्चन। तो इन चीज़ों पर ध्यान देने की हमें ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है कि एक एंटिसिपेटेड वे में काम किया जाए कि करंट सिचुएशन हमें पता है और फ्यूचर में पोटेंशियल सिचुएशन क्या हो सकती है, उसके हिसाब से हमें काम करना चाहिए। हमें लॉजिस्टिक में जो गैप है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। क्यों? अगर आप एस्ट्राजेनेका वाले वैक्सीन की बात भी करोगे तो लगभग -20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, तो उनके ऊपर भी हमें काम करना पड़ेगा। कोल्ड चेन मेंटेनेंस पे ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए डिलीवरी सिस्टम में जो गैप है उसको ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। हमें ज़रूरत है कि जो हमारा एटीट्यूड अभी तक लेथार्जिक रहा है ना, या लैकलस्टर रहा है, जिसमें हमने बहुत ढीलापन अपनाया है, तो वहाँ पर हमें थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। हमारे यहाँ पर नॉलेज पर ज़्यादा रिलायंस दिखाई गई है एज़ कम्पेयर टू विजडम पे ध्यान देने की ज़रूरत है हमें, ठीक है। एविडेंसेस बेस्ड हमें पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है, और आप देखोगे कि एक ट्रांसपेरेंट और एक अकाउंटेबल यूनिफॉर्म सिस्टम जब तक नहीं बनेगा तब तक हमारी रिक्वायरमेंट जो है वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन की वो पूरी नहीं हो पाएगी। वैक्सीन एक पावरफुल टूल है, बट आप परफेक्ट नहीं बोल सकते इसको, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो आप देखो कि अब करंट पेंडेमिक चल रहा है, उसके मिडिल में वैक्सीन का डेवलप होना सिर्फ 10 महीने के अंदर, ये अपने आप में एक अच्छा अचीवमेंट, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल बुरा हाल है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि कॉम्प्लिकेटेड बायोलॉजिकल एफर्ट्स को हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि बायोलॉजी क्या है एक एक इंडिविजुअल की, उसके हिसाब से उनको ट्रीट करने की ज़रूरत है, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटीज़ बहुत ज़्यादा है, हमारा कंट्री एक यूनिक है अपने आप में, हर तरीके की डाइवर्सिटी उठा के देख लो, हर तरीके से यूनिक है इंडिया। तो उस तरीके से हमें एक अलग ही स्ट्रेटेजी बनाने की ज़रूरत है, जल्दबाजी नहीं करने की ज़रूरत है, जो कि लॉकडाउन के टाइम पे की थी एक अनप्लान्ड वे में, और उसके हमें पता है कि कितने बुरे रिजल्ट्स मिले हैं, ठीक है। तो हमें ज़रूरत है कि एक वैक्सीन लैंडस्केप के लिए बहुत ही सोच समझ के सावधानी पूर्वक आगे बढ़ें और विजडम का यूज़ करके आगे वैक्सीनेशन का प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल अबाउट जस्ट अनादर यूनिवर्सिटी, सुधीर रानीवाला के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है। इसमें बताया जा रहा है कि अभी सोशल मीडिया पे एक कैंपेन सा चल पड़ा है जहां पर जो जेएनयू के फैकल्टी मेंबर्स हैं उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अपने कंसर्न शेयर किए हैं और बोला है कि अभी जो रीसेंट फैकल्टी अपॉइंटमेंट है ना, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। मैलिफिसेंस उसमें बताई गई है, मैलिफिसेंस का मतलब है रॉन्ग डूइंग, वहाँ पे निकाली जा रही है। तो राइटर यहाँ पे एक एग्जांपल उठा रहे हैं कि बोला एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था राजस्थान यूनिवर्सिटी के साथ में। वहाँ पर जब राजस्थान यूनिवर्सिटी मतलब आप देखोगे 1950s से चल रही है, तो आप देखोगे वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा एमिनेंट इंडिविजुअल्स पढ़ाया करते थे, वहाँ पे प्रोफेसर हुआ करते थे। यहाँ पर एग्जांपल भी दे रखे हैं, जैसे कि एल.एस. रामास्वामी जूलॉजी के हुआ करते थे, योगेंद्र सिंह सोशियोलॉजी के। तो ऐसे करके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल्स वहाँ पे हुआ करते थे। बट राजस्थान यूनिवर्सिटी की आज जो हालत है उसके 2 कारण हैं, और वो 2 कारणों से आज जेएनयू को कुछ सीखना चाहिए। इसमें सबसे पहली बात तो ये कि जो अच्छे पीपल थे, अच्छे लोग थे, अच्छे इंडिविजुअल्स थे, प्रोफेसर्स थे, वो राजस्थान यूनिवर्सिटी को छोड़ करके जेएनयू दिल्ली को ज्वाइन करने के लिए चले गए, क्योंकि उनको वहाँ पर ठीक अपॉर्चुनिटी लगी। एक तो क्या हुआ, ढंग के जो टीचर्स थे उनका छोड़ना,
नंबर 2, जो राजस्थान में ऑलरेडी गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो पोस्टेड लोग थे उन फैकल्टी मेंबर्स को यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स में अपॉइंट करना। कहने का मतलब अच्छे लोगों का बाहर जाना और मतलब जो कहते हैं ना कि प्रॉपर जिनके पास में क्वालिफिकेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, उन लोगों को आप ज्वाइन कराओ, तो ये तो क्वालिटी बिगड़ गई ना। और आज राजस्थान यूनिवर्सिटी के हालात देखो बहुत ही बुरे हो चुके हैं। ठीक है, तो इन एकेडमिक एथोस के बेसिस पे यूनिवर्सिटी में आप देखो तो वहां पर अपॉइंटमेंट्स होनी चाहिए। एग्जैक्टली द सेम थिंग अभी जेएनयू में हो रही है और उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल यहाँ आ रहा है। तो एजुकेशन के ऊपर कभी लिखना हो हमें और कभी हमें बात करनी हो, एथिक्स में भी ये केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से काम आ सकता है, बट ज़्यादा इसका स्कोप बनता है एजुकेशन के पॉइंट पे। ठीक है, तो हमें फैकल्टी की इंपॉर्टेंस को कंसिडर करना पड़ेगा और उसी के बेसिस पे अपॉइंटमेंट्स करनी चाहिए। अपॉइंटमेंट का मतलब ये नहीं है कि सिलेक्शन कमेटी में कौन बैठ रहा है। देखो, सिलेक्शन कमेटी में तो वो लोग ही बैठेंगे कि जो लोग जेएनयू के अभी लीडर्स हैं या फिर हेड होते हैं, वो लोग ही। बट जो प्रोसेस होना चाहिए सिलेक्शन का वो तो फेयर होना चाहिए ना। बस उसी चीज़ के ऊपर ये सवाल उठाया जा रहा है कि चलो ठीक है, फैकल्टीज तो बैठेंगी, वो बैठेंगी, बट आप उस टाइम पे जो प्रोसेस फॉलो करना चाहिए उस प्रोसेस को तो ओवरकम मत करो, मतलब प्रोसेस को तो इग्नोर मत करो। प्रॉपर वे के अंदर कंडक्शन होना चाहिए, उनकी टेस्टिंग होनी चाहिए, उनसे क्वेश्चंस, उनका इंटरव्यू होना चाहिए, वो सारे प्रोसेस आप प्रॉपर वे में करो। तो यहाँ पर जो लापरवाही दिखाई गई है ना जेएनयू वाले में, तो राइटर ये बोल रहे हैं कि प्रोसेस में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, इसलिए वो जो फैकल्टीज हैं जेएनयू की वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से डिमांड कर रही हैं कि आप यहां पर इंटरवीन करो। नेपोटिज्म है वो देखो हर एक जगह पे कहीं ना कहीं उलझा पड़ा है, इसमें डाउट नहीं है। आप देखोगे तो आज इस यूनिवर्सिटी का जो ये इशू आया है इसमें भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है, नेपोटिज्म। दूसरा आप देखोगे अपॉइंटमेंट्स में जो प्रिविलेज सेक्शन है उन लोगों को ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी मिलती है, उन लोगों को जल्दी से अपॉइंटमेंट मिल जाती है। जबकि आप खुद देखो, एक नॉलेजेबल पर्सन है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है उसको, और वो बंदा अगर जेएनयू में जाकर के एडमिशन लेना चाहे या जेएनयू में एज अ टीचर अपॉइंट होना चाहे तो अपनी एप्लीकेशन अप्लाई भी करेगा ना, तो उसको कंसिडरेशन नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उसके पास में बहुत सी कमियां रहती है। वही बात, नेपोटिज्म। तो प्रिविलेज्ड और मार्जिनलाइज सेक्शन, तो जब क्वालिटी को आप इग्नोर करना शुरू कर दोगे ना तो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। परमानेंट जॉब का ही केवल एक इशू नहीं है यहाँ पर इशू आ चुका है कि ब्रांड जेएनयू पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है बजाय कि जेएनयू की ज़रूरतें क्या है। कहने का मतलब जेएनयू से पास आउट कौन है, जेएनयू में पढ़ा कौन रहा है, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है बजाय कि जेएनयू में पढ़ाया क्या जा रहा है, क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो सेकंड वन होता है ना, तो ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। तो ब्रांड जेएनयू ज़्यादा हाईलाइट होने लग गया है और इसी को हमें कहीं ना कहीं करेक्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, आइडियोलॉजिकल डिवाइड को अगर हम ब्लेम करें तो वो देखो कहीं ना कहीं ज़्यादा एक स्मॉल माइंडेडनेस हो जाएगी। पैरोकियल का मतलब होता है स्मॉल माइंडेडनेस, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी नैरो थॉट हो जाएगी। बट आईआईटीज की बात करो या फिर आईआईएसईआर्स की बात करो, वो आप देखोगे तो इस तरीके के टर्मोइल से वो कहीं ना कहीं अनअफेक्टेड हैं। वहाँ पर अभी तक भी नेपोटिज्म का या फिर हैव्स और हैव नॉट्स वाला जो इशू है वो अभी तक ज़्यादा हावी नहीं हो पाया। बट जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी जहाँ पर आप देखोगे, जहाँ जो अपने आप में एक मॉडल, रोल मॉडल की तरह काम करता है, जहाँ पर एकेडमिक कम्युनिटी के मतलब एकेडमिक ही नहीं केवल सिलेबस है उसको ही फॉलो करने के बजाय जहाँ पर रिसर्च टॉप क्लास की होती है, जहाँ पर क्वालिटी टीचिंग प्रोवाइड होती है, जहाँ फैकल्टी फोकस्ड वे में काम करती है, वो आज देखोगे तो इस तरीके के एकेडमिक कल्चर के चपेटे में आ चुकी है, क्रम्बलिंग हो रही है। क्यों? आप कितने दिन तक रोल मॉडल बनोगे? यहाँ पर राइटर एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि एकेडमिक्स को इतना ज़्यादा ध्यान ना दे करके वहाँ पर एक इंडिविजुअल का होल हार्टेडली या फिर फुल फ्लेजेड वे में डेवलपमेंट होना वो अपने आप में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा था जेएनयू में। और इस जेएनयू को ही रोल मॉडल मान रहे हैं सभी इंस्टीट्यूशन, सभी यूनिवर्सिटीज़। बट आप देखोगे ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में क्या करती हैं, एकेडमिक कैरिकुला को ही फॉलो करती हुई दिखाई देती हैं। तो आप देखोगे इन इंस्टीट्यूशन ने अब क्या करना शुरू कर दिया, क्वेश्चन उठाने कि भाई जेएनयू में तो सिलेबस टाइम पे होता नहीं है, ये बोलना ही शुरू कर दिया फॉर एग्जांपल। तो उसका असर फिर क्या होने लग गया, अब एडवर्स इम्पैक्ट आने लग गया। ठीक है, तो कहने का मतलब जो रोल मॉडल था उस पर भी इन्फ्लुएंस, जैसे कि आज मान लो आप किसी एक इंडिविजुअल एक्टर को मान लो, अभी कोई भी एक फेमस कोई स्टार है, ठीक है, बॉलीवुड का,
अब उस इंडिविजुअल को फॉलो कर रहे हो आप लोग, तो फिर उसके बाद में उसने कुछ भी एक्टिविटी अगर ऐसी कर दी जिसकी वजह से फैन फॉलोइंग उसकी डाउन होने लग गई, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, थोड़ा सा मोल्ड करेगा अपनी एक्टिविटी को या फिर अपनी जो एक्टिंग है उसको। तो वो ही चीज़ अभी जेएनयू पे आ रही है। तो राइटर यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जेएनयू एक ऐसी लैडर है जिसकी नीचे की जो ज़मीन है ना वो अब हिल रही है, तो वो लैडर भी कहीं ना कहीं हिलती हुई दिखाई दे रही है। बट पॉइंट ये आ रही है कि लैडर जो है ना उसमें जो बॉटम पे जो लोग हैं ना, अगर उनमें क्वालिटी है तो उनको आप ऊपर लेकर के आओ। लैडर का मतलब केवल जेएनयू में अपॉइंटेड या फिर जो पढ़ाई कर रहे हैं वही लोग नहीं है। लैडर का मतलब ये हो गया कि ऑल ओवर इंडिया अगर क्वालिफाइड और आप देखते हो बहुत ही स्किलफुल फैकल्टीज़ अवेलेबल हैं, तो आप इनको प्रमोट करो, और ये चीज़ होनी चाहिए। नहीं तो वही बात जो मैल्फियसेंस यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के साथ में देखा गया था, वही कहीं ना कहीं जेएनयू के साथ में भी अब होता हुआ दिखाई दे रहा है। ज़रूरत क्या है कि थ्रू आउट कंट्री जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एक बेटरमेंट लाया जाए, एक प्रॉपर वे में काम किया जाए, जिससे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छे से काम करे। आप देखोगे जेएनयू टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में जब ह्यूमैनिटीज़ की बात आती है तो टॉप 5 के अंदर अंदर रहता है हमेशा, और टॉप 1 रहता है जहाँ तक है। तो इस वजह से स्टूडेंट्स जो एस्पायर करते हैं जेएनयू को ज्वाइन करने के लिए, आप उनके लिए भी कहीं ना कहीं स्कोप अवेलेबल कराओ, उनकी ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए, और फिर वही तो रोल मॉडल बन के बाहर निकलेंगे ना कि हाँ जेएनयू के स्टूडेंट्स अच्छे हैं। बट आज आप अगर ब्रांड जेएनयू पे ही ध्यान दोगे, क्वालिटी जेएनयू पे ध्यान नहीं दोगे, तो फिर ये डिटेरियोरेशन कंटिन्यू बनता चला जाएगा, क्वालिटी बिगड़ती चली जाएगी। तो ज़रूरत है कि जो एकेडमिक कल्चर है उसके साथ साथ में आप जो क्वालिटी रिसर्च होनी चाहिए उस पर भी ध्यान दिया जाए। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है वो बहुत ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी के साथ में करना चाहिए, और उसमें आपको कहीं ना कहीं जेएनयू की जो रेपुटेशन है उसको मेंटेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि जेएनयू आफ्टर ऑल रोल मॉडल है हमारे यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा डिस्कशन यही खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।